हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक है समास, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड भी बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड समास। आज मैं बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से शुरू से बिल्कुल आपको बताऊंगी कि समास क्या होता है और इसमें कैसे कैसे हम इसको जोड़ते हैं और कौन कौन से समास होते हैं। तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं कि समास से पहले होता क्या है। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि समास क्या होता है। ठीक है, तो देखिए समास को इंग्लिश में कंपाउंड भी कहते हैं। जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते होंगे कंपाउंड वर्ड्स वगैरह होते हैं, तो समास होता है, उसको हिंदी में हम समास कहते हैं। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का, यदि हम समास का बिल्कुल शब्द के अर्थ पर जाएं कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो होता है छोटा करना या संक्षिप्त करना। मतलब समास किसी भी चीज को, जैसे किसी वाक्यांश को, किसी बहुत पूरे सेंटेंस को हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, जैसे गंगा का जल। अब हमने पूरा एक बोला गंगा का जल, अब इसे हमने संक्षिप्त करके हमने यदि हम छोटा कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं, गंगा जल। बात तो एक ही है, गंगा का जल या गंगा जल। ठीक है, अब हमने पूरा लंबा सेंटेंस ना लिखकर हमने इसे छोटा सा लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही एक और सेंटेंस देखिए, एक और वर्ड देखिए, रसोई के लिए घर। आपके घर में किचन होता है, रसोई के लिए घर हम पूरा यदि बोले, लेकिन हमने इसे शॉर्ट में क्या कहा, रसोई घर। संक्षिप्त करके हमने इसे छोटा कर दिया, शॉर्ट में हमने रसोई घर बोल दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा समास का अर्थ है छोटा करना या संक्षिप्त करना। लेकिन इसका मतलब ये होता है जैसे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना। इसे हम ये कह सकते हैं कि हम कम से कम शब्दों में हम ज्यादा से ज्यादा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे 10 सिर वाला दशानन, है ना, जिसके 10 सिर होते हैं, रावण जिसे कहते हैं दशानन। तो इतना लंबा हम ना बोल के हम इसे क्या कहते हैं, दशानन। तो हमारे दिमाग में एकदम इमेज आ जाती है रावण की। ठीक है, तो वो सभी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम लोग इसका अर्थ सही से देख लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं और परिभाषा को फिर हम समझ लेंगे। ठीक है, पूरा हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे परिभाषा को कि परिभाषा ये कह क्या रही है। फिर परिभाषा को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए और अपने शब्दों में परिभाषा लिख दीजिए यदि आए। ठीक है, देखिए परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, पहले ध्यान से सुनिए परिभाषा कि शब्द कितने हैं, दो या दो से अधिक शब्द होंगे, उनको हम मिलाएंगे, फिर संक्षिप्त कर कर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। आई होप डिटेल में अब देखते हैं परिभाषा, समझते हैं। मतलब हमारे शब्द दो होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए परिभाषा, जैसे एक शब्द गंगा है, दूसरा शब्द जल है, दो शब्द हैं, दो शब्दों को या अधिक शब्दों को मिलाकर फिर हमने संक्षिप्त कर दिया, छोटा कर दिया और हमने बनाया नया शब्द, क्या बनाया, गंगा जल। इसकी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। बस अपने मन में एक एग्जाम्पल रखिए और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग परिभाषा लिख दीजिए। ये बहुत ही आसान तरीका है परिभाषा लिखने का। ठीक है, आप देखिए नए शब्द को, एक बात और है, नए शब्द जो इससे बनते हैं, जैसे ये नया शब्द बना गंगा जल या रसोई घर, नया शब्द बना, इसे क्या बोलते हैं, समस्त पद। समस्त पद भी बोलते हैं और इसे या कहीं कहीं आपको समासिक पद भी लिखा होगा, समासिक पद भी कहते हैं। तो समस्त पद या समासिक पद भी कहते हैं। अब इसमें ये पद पद की बात आ रही है, शब्दों वाक्य में जो भी शब्द आते हैं उनको पद भी कहा जाता है। अब इसमें देखिए, इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। बार बार ये पद आएंगे, पूर्व पद की बात होगी और उत्तर पद की बात होगी, यानी कि दो पद। जैसे अब इसमें ही हमने लिख लिया गंगा का जल, तो गंगा इसमें क्या है, जो पहले आता है वो पूर्व पद, जो बाद में आता है वो उत्तर पद। ठीक है, पहले आया गंगा तो ये पूर्व पद हो गया, उत्तर पद कौन सा है, जल। ठीक है, और समस्त पद मिलकर जो हमने कहा कि क्या बनता है, उसे क्या कहते हैं, समस्त पद। तो मिलकर क्या बना, गंगा जल। इसे हम क्या कहेंगे, समस्त पद कहेंगे या समासिक पद कहेंगे। ठीक है, अब दोनों शब्द, इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि दोनों शब्दों का अर्थ जो है वो अर्थ वाले शब्द होने चाहिए, यानी कि सार्थक शब्द होने चाहिए, यानी कि जो दोनों शब्द हम लेते हैं उनका अर्थ होना चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी उल्टा सीधा शब्द ले लिया जिसका कोई मीनिंग ना हो। तो हमें शब्द ऐसे लेने हैं जिनका मीनिंग होता है।
तो गंगा का भी मीनिंग है नदी है और जल तो पता ही है आपको, दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ठीक है, हमने समास कर लिया, हमें समास का ये इस तरह से समास कर लिया, हमने शॉर्ट में छोटा बना लिया, संक्षिप्त कर लिया वाक्य को। फिर अब समास विग्रह। अब समास विग्रह आपने कई जगह पढ़ा होगा, कभी कभी आपसे कहा जाता है ये समास करिए, बनाइए, मतलब विग्रह करके दे देते हैं और आपको बनाने को देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि समास विग्रह करने को भी आता है, जैसे ये हमें समस्त पद दिया होता है, जैसे गंगा जल दिया है और इसे कहते हैं विग्रह करिए और समास का नाम बताइए। तो अब विग्रह क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, समस्त पद, जो ये समस्त पद है यानी गंगा जल है, ये इसको पूर्व की स्थिति में लाने को, पहले की स्थिति में लाने को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे फिर से इसी एग्जाम्पल को मैं बार बार ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे गंगा जल है, मैंने यही एग्जाम्पल लिया है, गंगा जल हमारा समस्त पद है, मान लीजिए ये पद हमको दे दिया और इसका कहा विग्रह करिए, समास विग्रह करिए, तो आप इसको क्या लिख देंगे, गंगा का जल। ऐसी एक और देखिए, देशवासी, आपको देशवासी लिखा हुआ मिलेगा, आपको क्या लिखना है, देश का वासी। इसके बाद समास के बहुत सारे 6 प्रकार होते हैं, उन सबके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे और सारी चीजें। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं समास विग्रह का और समस्त पद का। ठीक है, नहीं एक और एग्जाम्पल है, जैसे घोड़े पर सवार। ठीक है, घोड़े पर सवार, इसका हम यदि समस्त पद हम इसको करेंगे तो क्या बनेगा, घुड़सवार। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार। ठीक है, तो आप ये हमारा घुड़सवार क्या है, समस्त पद है। अब इसमें घोड़ा क्या है, ये पहला पद या इसे हम पूर्व पद कहेंगे, और सवार क्या है, इसमें उत्तर पद या दूसरा पद। ठीक है, अब यदि समस्त पद यदि हमें घुड़सवार दिया है तो हम इसे विग्रह करने को दिया तो हम कहेंगे घोड़े पर सवार, और यदि हमको घोड़े पर सवार लिखा है और इसको हमको समस्त पद बनाने को कहा है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे घुड़सवार। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि समास विग्रह और समास करना क्या होता है। ठीक है, अब समास के भेद या काइंड्स पढ़ लेते हैं। समास के भेद, समास के 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को इंग्लिश में हम एडवर्बियल कंपाउंड भी कहते हैं। आपने अव्ययी भाव, मैंने आपको ये पूरा आपको पढ़ाया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा अव्ययकारी शब्द पढ़ाया था, उसमें बताया था कि अव्यय क्या होता है। अव्यय आपको बताया था कि जो शब्द जो लिंग वचन कर्म के अनुसार नहीं बदलते हैं तो उनको हम अव्ययी भाव अव्ययी बोलते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी इसका ही आएगा अव्ययी भाव समास, एडवर्बियल कंपाउंड। थोड़ा सा इंग्लिश में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे आपको इजी पड़ेगा समझने में और करने में। तो ये एडवर्बियल कंपाउंड होता है पहला। सेकंड है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को इंग्लिश में डिटर्मिनेटिव कंपाउंड भी कहते हैं, डिटर्मिनेटिव कंपाउंड, तत्पुरुष समास। अभी हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको, पहले आप सिर्फ नाम जान लीजिए। थर्ड है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को इंग्लिश में अपोजिशनल कंपाउंड भी कहते हैं। फोर्थ है द्विगु समास, जिसे न्यूमरल कंपाउंड कहते हैं। अब आपको न्यूमरल वर्ड यदि याद रहेगा तो ये आपको बहुत इजी रहेगा, द्विगु समास। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ है द्वंद्व समास, जिसे कपलेटिव कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, और सिक्स्थ है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, जिसे इंग्लिश में एट्रीब्यूटिव कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके समास, हर समास के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे। पहला है अव्ययी भाव समास, जिसे हम एडवर्बियल कंपाउंड कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पहला पद अव्यय हो। अव्यय यानी कि जो ना बदले, जो हमारा वैसा ही हो और वही प्रधान हो, वही मेन हो, वर्ड में वही मेन हो और वही अव्यय हो जो बदले नहीं, एडवर्ब हो जो बदलने का उसमें कोई वो ना हो। तो जैसे अब देखिए, जैसे तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, अब जैसे यथाशक्ति, अब इसको विग्रह करेंगे तो क्या हम लिखेंगे, शक्ति के अनुसार। अब इसमें देखिए क्या है, यथा वर्ड आया, यथाशक्ति, और पहला पद अव्यय हो, शक्ति है ना, ये है, और यही प्रधान है हमारा, यही मुख्य है। भर पेट यानी पेट भरकर, है ना, तो पेट यही हमारा प्रधान है, मुख्य है। आजन, जन से लेकर आजीवन, जीवन भर, तो ये हमारा पहला पद जो है अव्यय है और यही प्रधान है। प्रतिदिन, दिन दिन, प्रत्येक को हम एक एक करके लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो अब इसमें हमारे अधिकतर ये शब्द इसी तरह से आते हैं, आजन, आजीवन,
प्रति लगा होता है या यथाशक्ति, इस तरह के शब्द होते हैं तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो आई होप अब ये वाला समास सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास काफी लंबा है, उसको भी बहुत इजी होगा क्योंकि कारक आप लोग पढ़ चुके हैं और कारक पर ही बेस है तत्पुरुष समास। तो दूसरा समास है हमारा तत्पुरुष समास, जिसे इंग्लिश में डिटर्मिनेटिव कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास में, इस समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद माने बाद वाला पद प्रधान होता है, मुख्य होता है, यानी कि वो मेन होता है, जबकि पूर्व पद यानी पहले वाला पद गौड़ होता है, यानी कम महत्व होता है उसका। गौड़ माने उसका कम महत्व होता है, बाद वाले पद का ज्यादा महत्व होता है और पहले वाले पद का महत्व कम होता है। जैसे देखिए, राजा का अभिषेक। अब इसमें अभिषेक मेन बात है कि अभिषेक होना है राजा का, तो इसको बना के क्या ले सकते हैं, राज्याभिषेक। ठीक है, हमने समस्त पद बनाया राज्याभिषेक। ऐसे विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, जैसे विद्यालय, मतलब विद्या का आलय। ठीक है, जहां पर विद्या प्राप्त करते हैं, तो हमारा इसमें उत्तर पद प्रधान है। अब इसमें एक बात और है कि इसमें जब हम समस्त पद बनाते हैं या समासिक पद बनाते हैं तो इसमें जो कारक चिन्ह होते हैं, यदि होते हैं, जैसे का, अभिषेक, के लिए, आलय, इन चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी इनको हटा दिया जाता है। जब इसमें समस्त पद बनाते हैं तो इन चिन्हों को हम हटा देते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास में। अच्छा, एक बात और है कि आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, यदि आपने संधि पढ़ा होगा, कि संधि और समास में अंतर क्या है, कि संधि में भी वही मेल होता है दो वर्णों का, उसमें मेल होता है, और समास में भी जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन संधि में क्या होता है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि संधि में हम दो वर्णों का मेल होता है, दो वर्ण यानी अक्षरों का, ठीक है, उनको जोड़ते हैं हम। और समास में दो पदों यानी शब्दों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये अंतर हमेशा याद रखिएगा। इसलिए ठीक है, संधि में और समास में ये अंतर होता है। आप लोग कंफ्यूज होंगे कि संधि में भी जोड़ते हैं और समास में भी जोड़ा जाता है, तो फिर उसमें अंतर यही है, उसमें हम वर्णों को जोड़ते हैं और इसमें शब्दों को यानी कि पदों को जोड़ते हैं। ठीक है, अब कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब तत्पुरुष समास में हमें कारक भी यूज होते हैं, मैंने आपको बताया था, और कारक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और कारक 8 कारक होते हैं, पर समास में हमारे 6 समास, कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, कारक हमारे इसमें 6 भेद बताए हैं। अब आप समास में कारक को तो आप जानते ही हैं, कारक कौन कौन से कारक होते हैं, उनके चिन्ह क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, इससे आपको बहुत इजी पड़ेगा, आप आराम से तत्पुरुष समास समझ जाएंगे। देखिए, और जिसे नहीं देखा है तो वो मेरी पहले की कारक की वीडियो देख ले, और उसको आसानी से कारक समझ में आ जाएगा, तो तत्पुरुष समास आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में भी क्योंकि इसके 6 भेद हैं, तो उसमें कौन सा तत्पुरुष समास है ये पूछ सकते हैं। कौन कौन से 6 तत्पुरुष समास हैं, देखिए, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष समास। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इनका। ये 6 भेद हैं इसके। ठीक है, अब कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसका आपको पता है, कर्म कारक में क्या होता है, को चिन्ह होता है उसका। इसी तरह से अब जैसे समास में क्या आया, वन गमन, अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, वन को गया हुआ, जो वन गमन, वन को जा चुका है, वन को गया हुआ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यश प्राप्त, यानी यश को प्राप्त। यहाँ पे जहाँ पे को चिन्ह आ रहा है इस तरह से, तो आप समझ लेंगे वहां पर कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक है, समझ में आ गया कि कर्म तत्पुरुष समास को यदि आ रहा है विग्रह करके तो वहां पर कर्म तत्पुरुष समास है। इसी तरह सेकंड है करण तत्पुरुष। अब इसका विभक्ति चिन्ह आपको पता है कि से होता है, यानी से यानी द्वारा के सेंस में आता है। अब बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, जो बाढ़ से पीड़ित हो। एक और एग्जाम्पल देखिए, तुलसी कृत, यानी तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा लिखी गई या तुलसी द्वारा रचना करी हुई। तो यहाँ पर के द्वारा इस सेंस में आ रहा है से, तो यहाँ पर यदि इस तरह से हमारा विग्रह करने पर से आ रहा है तो वहां पर क्या होगा, करण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान में आपको पता है विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए है, तो के लिए जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो देश के लिए आ रहा है हमारा। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी, मालगाड़ी जो बनी होती है माल रखने के लिए बनी होती है, तो माल के लिए गाड़ी, तो यहाँ पर के लिए आ रहा है, यदि के लिए आए तो वहां पर क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष।
नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष हमने पढ़ा था कि से का भाव होता है बट वहां पर अलग करने के सेंस में से आता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, मैंने बताया पेड़ से पत्ता गिरता अलग हो गया। इसी तरह से जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त, जो रोग से मुक्त हो गया हो, रोग से मतलब जिसका रोग गायब हो गया हो, रोग चला गया हो, रोग से मुक्त। ऐसे ही नेक्स्ट है गुणहीन, गुण से हीन, जिसके अंदर कोई गुण ना हो, गुण से हीन है वो, ठीक है, तो ये अलग के भाव आ गया। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष का चिन्ह आपको पता है, काफी के वगैरह होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है पवन पुत्र, पवन का पुत्र। अब इसमें हमारा संबंध बताया जाएगा, पवन का पुत्र, भारत रत्न, भारत का रत्न। तो ये हमें संबंध बता रहा है कि पवन का पुत्र, भारत का रत्न। तो यहाँ पर क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष समास। लास्ट है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में क्या है, इसके चिन्ह आपको पता है, में, पर आदि चिन्ह होते हैं। तो अधिकरण में आधार, क्रिया का आधार बताता है ये। जैसे सिर दर्द, सिर में दर्द, सिर में दर्द हो रहा है मेरे, तो आधार कहाँ पे दर्द हो रहा है, सिर में, तो क्रिया का बता रहा है। तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष रहेगा, में और पर इसके चिन्ह है ही। तो में, सिर में दर्द, तो अधिकरण तत्पुरुष है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, में और पर चिन्ह आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो ये हो गए तत्पुरुष समास के भेद। आई थिंक इतना ही आज के लिए बहुत है, आज की क्लास के लिए, क्योंकि समास क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, उसको समस्त पद क्या होता है, और आपने अव्ययी भाव समास पढ़ा और तत्पुरुष समास पढ़ा। आई थिंक आज के लिए इतना ही बहुत है। इसके बाद के समास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं पूरी डिटेल में कोशिश करूंगी आपको समास पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो थैंक यू सो मच।